डी है। उसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक, और ये दोनों में क्या है डिफरेंस है। तीसरा एक और क्लासिफिकेशन देखिए, थर्ड क्लासिफिकेशन, इसका एक हम जिक्र करेंगे अब। देखिए थर्ड क्लासिफिकेशन is the based on nature of dispersion medium. Nature of dispersion medium. Based on nature of dispersion medium. अब देखो डिस्पर्शन मीडियम पर बेस्ड, यहां पर क्या होता है कि खास तरह का डिस्पर्शन मीडियम लेने पर एक खास तरह के सोल मिलते हैं जिनका एक खास पर्टिकुलर नेम होता है। डिस्पर्शन मीडियम की बात चल रही है डीएम की, यानी कि सॉल्वेंट की। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है कॉलॉइड का डिस्पर्शन मीडियम होता है। अब जैसे कि देखो डिस्पर्शन मीडियम और कॉलॉइडल सिस्टम का नेम क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम और नेम ऑफ कॉलॉइड्स, नेम ऑफ सॉल्व। सॉल्व कॉलॉइडल सिस्टम को सॉल्व बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा। देखो यदि डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो कॉलॉइड्स का नाम होता है हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल। तो जहां भी वाटर एज या डिस्पर्शन मीडियम होगा हम उस कॉलॉइड्स को क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल। दूसरा यदि डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल है इसे बोलते हैं एल्कोसॉल। एल्कोसॉल बॉस, एल्कोसॉल होते हैं। यदि डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन है उसको बोलते हैं बेंजोसॉल। बेंजोसॉल। और यदि डिस्पर्शन मीडियम एयर है तो उसको बोलते हैं एरोसॉल। एरोसॉल। ये एरोसॉल आ जाता है एग्जामिनेशन में, तो एरोसॉल का एक ही मतलब है कि जहां भी डिस्पर्शन मीडियम हवा होगी, एयर होगी, हम उसको कहेंगे एरोसॉल। ये थर्ड क्लासिफिकेशन, हाइड्रोसॉल, एल्कोसॉल, बेंजोसॉल और एरोसॉल। फोर्थ क्लासिफिकेशन, फोर्थ एंड लास्ट क्लासिफिकेशन देखिए आप। देखो लास्ट क्लासिफिकेशन ये है कि बेस्ड ऑन, इसका बेसिस ये है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज यानी कि कॉलॉइडल पार्टिकल की बनावट कैसी है, नेचर कैसी है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और कॉलॉइडल पार्टिकल, कॉलॉइडल पार्टिकल based on nature of colloidal particle। अब इसको जरा देखिए, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर। देखो कॉलॉइडल पार्टिकल की बनावट के बेस पर तीन तरह के कॉलॉइड्स होते हैं। देखो नंबर 1 मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर सॉल्ट, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइडल पार्टिकल, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स। देखो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मॉलिक्यूलर मतलब बड़ा मॉलिक्यूल रखने वाला। देखो कुछ मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं कि उस मॉलिक्यूल की साइज ही
1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाती है। जैसे कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल, एंजाइम का मॉलिक्यूल, पॉलीमर्स। अब आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1000 से लेकर के लाख तक में होता है। एंजाइम का मॉलिक्यूलर मास लाखों में होता है। यानी कि मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है वो कि मॉलिक्यूल का साइज ही 1 नैनोमीटर को क्रॉस कर जाता है। और जैसे साइज 1 नैनोमीटर को क्रॉस करेगा उस मॉलिक्यूल की सरफेस जनरेट होनी शुरू हो जाती है। सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता है और ये एड्सॉर्प्शन ही कोलॉइडल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोलॉइड भी एक सरफेस फिनोमेना है। चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री है। तो कुछ सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल का साइज ही 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। तो उसको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ये ज्यादातर बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे कि एंजाइम, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, एल्बुमिन। इसके अलावा सिंथेटिक पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़े होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो लिखिए, देखो साइज ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, साइज ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल lies between the colloidal range. Size of single molecule lies between the colloidal range. मतलब सिंगल मॉलिक्यूल की साइज किसमें आ जाती है? कोलॉइडल। देखो, दिस टाइप ऑफ सॉल्व आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। This type of salt are in molecular nature, are of molecular nature. In which each molecules act as a colloidal particle. Each molecule act as a colloidal particles. ये हो गया मैक्रो। इसका एग्जाम्पल मैं लिखो, देखो जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीमर्स और सब ये सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और इन बायोमॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर जो साइज होती है ना, बहुत बड़ी होती है। देखो, सेकंड होता है मल्टी मॉलिक्यूलर, कॉलॉइड्स। अब देखो, मल्टी आने के बहुत सारे। अब यदि किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल और एटम का साइज बहुत छोटा हो, जो जनरली होता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक बड़ा साइज बना लेते हैं, तब होगा मल्टी मॉलिक्यूलर। जैसे कि गोल्ड है। अब गोल्ड का एटॉमिक साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन हजारों गोल्ड के एटम आपस में जुड़ करके एक कोलॉइडल साइज में आ जाएंगे। उसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ज्यादातर कोलॉइड इसी कैटेगरी के होते हैं। ये तो कुछ सेलेक्टेड बायोमॉलिक्यूल्स है बस, जिनका मॉलिक्यूल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। बाकी ज्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं उनके मॉलिक्यूल के साइज बहुत छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से। लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल और एटम्स को जोड़ करके, एग्रीगेट करके, इकट्ठा करके हम उसको बड़ा कर सकते हैं। और जैसे उसका साइज 1 नैनोमीटर को क्रॉस करेगा, उसमें कोलॉइडल प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उसको बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी आने की बहुत सारे। लेकिन इसमें
number of small atoms and molecules, large number of small atoms and molecules are aggregated to form colloidal particles. Each colloidal particle is made by various atoms or molecules. Each colloidal particles are made by various atoms और मॉलिक्यूल. ठीक है. अब इसका जैसे एग्जांपल है गोल्ड सॉल्ट. ज्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं गोल्ड सॉल्ट. जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट. बस सॉल्ट बनाने में ये देखना पड़ेगा तो इनसॉल्युबल होना चाहिए. Colloids are heterogeneous mixture, not homogeneous. इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ही कोलाइडल स्टेट में बदला जा सकता है. सॉल्युबल को डिसॉल्व होकर के ट्रू सॉल्यूशन बने. आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, जैसे सिल्वर सॉल्ट. जो भी ज्यादातर एग्जांपल इसी कैटेगरी के मिलेंगे आपको. सल्फर सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, ये मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड्स. देखो माइक्रो मॉलिक्यूलर में सल्फर का एग्जांपल है, ज्यादा नहीं लेकिन मल्टी मॉलिक्यूलर बहुत सारे हैं. देखो तीसरे होते हैं एसोसिएटेड कॉलोइड. बहुत इंपॉर्टेंट है एसोसिएटेड कॉलोइड. और इनको बोलते हैं विशेष. इनको बोलते हैं विशेष. आपने लैंथोटेनियम के बारे में पढ़ा भी होगा. देखो मिशेल में क्या होता है, वो सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो लो कंसंट्रेशन पर तो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और जैसे उनकी कंसंट्रेशन डेफिनेट नंबर से ऊपर बढ़ती है वो कॉलोइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब तक सॉल्यूशन डाइल्यूट रहता है तब तक पार्टिकल का साइज छोटा रहेगा, 1 नैनोमीटर से छोटा रहेगा. लेकिन जैसे पार्टिकल का साइज, जैसे पार्टिकल का नंबर बढ़ने लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मॉल बढ़ेंगे. मॉल बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे. तो जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल है वो इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं और इकट्ठा होकर के अपने साइज का इंक्रीज कर लेते हैं और वो कॉलोइड में कन्वर्टेड हो जाते हैं. तो लो कंसंट्रेशन में तो रहेंगे ट्रू सॉल्यूशन, बट एट हायर कंसंट्रेशन दे कन्वर्ट, दे बिकम्स इनटू कॉलोइड्स. मिल करके एसोसिएटेड होकर के जुड़ करके जैसे कंसंट्रेशन एक नंबर से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, आपस में जुड़ करके मिल करके वो मिशेल में यानी कि कॉलोइड में बदल जाती है. एसोसिएटेड होकर के सॉल्ट बड़े पार्टिकल में कन्वर्टेड हो जाती है, उसको बोलेंगे हम एसोसिएटेड कॉलोइड. इसी का दूसरा नाम है विषय. ठीक है. और एक इसके अंदर देखो सम सब्सटेंसेस behave as a true solution. Some substances behave as a true solution in dilute solution. In dilute solution, but as the concentration of solution increase, but as the concentration of solution increase, they
change into colloids. They change into colloids. These are known as associated colloids or Michel. These are known as associated colloids or Michel. ध्यान रखिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या है देखिए आप। इसके दो वेल नोन एग्जाम्पल है, एक तो सोप और दूसरा डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट्स। उन्होंने कहा कि डेफिनेट नंबर जब कंसंट्रेशन एक लेवल से ऊपर जाता है तो ये कॉलर पे बदल जाते हैं। उस कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल विजुअलाइजेशन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर दो टर्म आगे इसके अंदर देखिए, डाल लीजिए क्रिटिकल विजुअलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल विजुअलाइजेशन कंसंट्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CMC और एग्जाम में इसी नाम से पूछा जाता है कि व्हाट इज द CMC, क्रिटिकल विजुअलाइजेशन कंसंट्रेशन CMC। देखो अभी हमने देखा कि ये हायर कंसंट्रेशन पर कॉलर में बदल जाते हैं। हायर कितनी है, तो जब यानी कि ये CMC वो कंसंट्रेशन होती है जिसके ऊपर ट्रू सॉल्यूशन कॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, यदि कंसंट्रेशन इससे बिलो हो जाएगी तो ट्रू सॉल्यूशन होगा और इससे ऊपर होगी तो कॉलराइड्स होगा। इसको बोलते हैं CMC। देखिए देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, concentration of solution at which true solution start to convert into colloids, at which true solution start to convert into colloids। पहली बात is known as CMC। अब ये स्टॉक के लिए CMC कितनी होती है, ये जो क्रिटिकल विजुअलाइजेशन कंसंट्रेशन है वो साबुन के लिए कितनी होती है, तो स्टॉक के लिए वैल्यू होती है 10 to power minus 4 मोल पर लीटर से लेकर के 10 to power minus 3 मोल पर लीटर। ठीक है, आगे बात ऐसे एक चीज आती क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर देखो, क्राफ्ट यानी बनाना, क्राफ्टिंग या क्या बना रहे हैं, मिशेल बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि ठंडे पानी में साबुन झाग कम दे रहा है तो गर्म पानी में झाग ज्यादा रहता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर मिशेल बन जाते हैं। वो जो झाग बनते हैं ना वो मिशेल के कारण बनते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर विजुअलाइजेशन स्टार्ट होता है, जिस टेम्परेचर पर कॉलॉइडल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, हम उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो लिखिए, देखो टेम्परेचर एट विच Michel formation take place, Michel formation take place is known as craft temperature।
अब जरा हम ये समझते हैं कि कंसंट्रेशन के ऊपर मिशन फॉर्मेशन होती क्यों है, कैसे मिशन बनता है। कि जब तक कंसंट्रेशन कम रहती है वो ट्रू सॉल्यूशन है, और कंसंट्रेशन सीएमसी के ऊपर जाते कॉलोइड में कन्वर्शन हो जाता है। आगे इस प्रोसेस में होता क्या है इसको बोलेंगे मिशलाइजेशन। अब साबुन का मिशलाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे आप, ठीक है ना। तो मिशलाइजेशन ऑफ द सॉल्ट, हेडिंग डाल लीजिए मिशलाइजेशन ऑफ द सॉल्ट, मिशलाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। देखो इसके लिए सोप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा आपको। देखो सोप क्या वैसे करें, देखिए तो देखो सोप इज क्या है, सोडियम साल्ट और स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड का सोडियम साल्ट, सोप इज सोडियम साल्ट और स्टेरिक एसिड। कैसे, देखो स्टेरिक एसिड का फार्मूला होता है C17H35COH, ये स्टेरिक एसिड। चलो देखिए ध्यान पढ़ने में रखो भाई, ध्यान पढ़ने में रखोगे तो डिस्टर्ब करेगा तो हमारे सामने पूरा कैरियर है, तुम्हारा पूरा कैरियर, छोटी छोटी बातों का अपना कैरियर पर अभी मत होने दीजिए आप। 11-12 के 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 साल को आपने बहुत ही सावधानी से गुजारनी है, पूरी लाइफ आराम से गुजरनी है। मतलब पूरी लाइफ में केवल संघर्ष है, कॉम्प्लिकेशन है, पूरा जीवन संघर्ष करता रहता है। छोटी छोटी बातों को भी अपने करियर का आदमी न बनाए। अभी तो एग्जाम आने वाले हैं आपको, तो बड़ा क्रिटिकल टाइम चल रहा है तुम लोगों के लिए। फरवरी में पहला एग्जाम हो जाएगा, मेंस का तुम्हारा थोड़ा पढ़ लोगे ढंग का कॉलेज मिल जाएगा। ये अपना अटेंशन जब पढ़ने से कहीं और जगह जाता है ना, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। सारा अटेंशन पढ़ाई में रखा ना आपको। हाँ तो देखो स्टेरिक एसिड, ठीक है। अब इसका सोडियम साल्ट, जब इस एसिड की रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं तो ये बनता है C17H35COH, और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम स्टीरेट, और इसी को बोलते हैं सॉल्ट। अब देखो मिशलाइजेशन इस सॉल्ट की स्ट्रक्चर के कारण होता है। अब जरा सॉल्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो जब इस सोडियम स्टीरेट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो Na+ अलग हो जाता है, और एक स्टीरेट आता है C17H35, ये स्टीरेट आयन बनता है इसके अंदर, और ये स्टीरेट आयन ही साबुन का जो क्लीनिंग एक्शन है, साबुन के जो साफ करने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए जिम्मेदार है। इसी के कारण मिशेल बनते हैं, और मिशेल बनने के कारण ही कपड़े साफ होते हैं। यदि मिशेल न बने तो आपके कपड़े साफ नहीं होते। अब कैसे बनते देखिए। अब जरा स्टीरेट आयन का स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। देखो स्टीरेट आयन में 17 कार्बन की एक लंबी चेन होती है,
और इस लंबी चेन को हम बॉन्ड लाइन स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से शो करते हैं। पढ़ा होगा आपने बॉन्ड स्टार्ट, तो पूरा सर्कल में बना कर मैं कभी बनाता हूँ और ये स्टेरेट है। अब स्टेरेट आयन का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के जो दोनों एंड है बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं। इसका जो कार्बोक्सिलिक वाला एंड है ये तो होता है पोलर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है पोलर, और जो हाइड्रोकार्बन वाला एंड है ये होता है नॉन पोलर। अब वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो भी पोलर होता है और पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। ये जो आपके नेगेटिवली चार्ज जिसका जो एंड है ये होता है वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक, इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो यानी कि पानी, फिलिक यानी कि अट्रैक्ट, ये पानी को अट्रैक्ट करता है। और ये जो नॉन पोलर एंड है ये वाटर में तो इनसॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक है। लेकिन ऑयल सॉल्युबल है, हाइड्रोकार्बन ऑयल्स में डिसॉल्व होते हैं, ये ऑयल सॉल्युबल है, बट ऑयल सॉल्युबल। ये हमने स्टेरेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया यहाँ पर। अब जरा देखते कि मिश्रण बनने के प्रोसेस में होता है। देखो जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसमें स्टेरेट आयन का नंबर भी कम होता है। कम होता है स्टेरेट आयन, तो स्टेरेट आयन दूर दूर रहते हैं, मिल नहीं पाते, उनके बीच में पानी काफी सारा रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक लो कंसंट्रेशन, किससे लो, CMC से लो कंसंट्रेशन पर। तो स्टेरेट आयन होते हैं कीप अवे, दूर दूर रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो स्टेरेट आयन होते हैं, ये जो स्टेरेट आयन है, आयंस आर अपार्ट दूर दूर होते हैं, मिल नहीं पाते हैं। कुछ इस तरीके से लेंगे, जैसे मान लीजिए एक स्टेरेट आयन, ये दूसरा स्टेरेट आयन, ये तीसरा, ये चौथा, और इनके नेगेटिव चार्ज। तो स्टेरेट आयन इस अपने पोलर एंड की वजह से पानी में भरा हुआ रहता है, एक लो कंसंट्रेशन। बट एक हाई कंसंट्रेशन क्या होता है, जरा देखिए, एक हाई कंसंट्रेशन। अब देखो हायर कंसंट्रेशन में कुछ होता ये है कि स्टेरेट आयन कम्स टू क्लोजर। क्या होगा हायर कंसंट्रेशन पर, जो स्टेरेट आयन है, आयन से कम्स टू क्लोजर, पास पास आएंगे। अब जब ये पास पास आएंगे तो इनका जो ये नेगेटिव चार्ज इसका एंड है, इनमें तो रिपल्शन होगा क्योंकि सेम चार्ज है, ये तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। जब ये दो तोड़ते हैं तो रिपल्शन फोर्स इतना नहीं था, जब पास आके भीड़ बढ़ने लगी तो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज से क्या करेंगे, इनके रिपेल करने लगेंगे ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द सेम चार्ज। लेकिन इनका जो नॉन पोलर एंड है, जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें अट्रैक्शन होगा। कौन सा होगा, वन डबल अट्रैक्शन, क्योंकि वन डबल फोर्स तो यूनिवर्सल है। अच्छा, वन डबल फोर्स सरफेस एरिया के प्रोपोर्शन होता है, और इस हाइड्रोकार्बन चेन का बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। अच्छा, ये जो इसका जो नेगेटिव, ये जो पोलर एंड है, इसका इन्फ्लुएंस इस नॉन पोलर एंड पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है 3 कार्बन पर के बाद जाकर के खत्म हो जाता है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इफेक्ट 3 कार्बन तक तो होगा, 1 2 3, इसके बाद नेग्लिजिबल हो जाता है। तो नॉन पोलर पूरी तरह नॉन पोलर बना रहता है और पोलर पूरी तरह पोलर। तो जब सॉल्यूशन में स्टेरेट आयन पास पास आते हैं
तो इनके जो नेगेटिव चार्ज जो एंड होता है, इसका जो पोलर हेड होता है, पोलर एंड, इसमें रिपल्शन होगा, ये तो दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो नॉन पोलर है, इसका हाइड्रोकार्बन है, वो कम्स टू क्लोजर, वो एक दूसरे में एग्रीगेट होकर के मिलने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज तो चल जाएगा सरफेस के ऊपर, और ये जो पोलर है, नॉन पोलर है, ये आ जाएगा उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल पार्ट के ऊपर। कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए मार्कर है, अब ये मार्कर का ये तो पोलर एंड है, ये तो चल जाएगा बाहर की तरफ। ये मान लीजिए दूसरा स्टेरेट आयन है, अब इसका ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर है, नॉन कार्बोक्सिल ग्रुप है, इनमें रिपल्शन है तो दूर दूर होंगे, इनमें अट्रैक्शन है तो ये पास पास आएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए ये दूसरा ये एक और स्टेट आयन है, ये इस तरह से चला जाएगा, फिर एक और स्टेट आयन इस तरह से चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे काफी सारे स्टेट आयन अपने हाइड्रोकार्बन 10 के हेल्प से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, और एक गेंद की तरह गोल स्ट्रक्चर वो बना लेंगे चारों तरफ से, इधर भी बहुत सारे स्टेट आए, जिसका जो नॉन पोलर हेड है, नॉन पोलर एंड है, उससे तो आपस में मिले रहेंगे क्योंकि उनमें तो अट्रैक्शन है, और जो पोलर एंड है वो दूर रहेगा वहां, क्योंकि इसमें डिस्टेंस चाहिए रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, इसमें नजदीकी चाहिए अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, और एक बड़ा है गोल की तरह गोल स्ट्रक्चर बना लेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर की सरफेस कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोफिलिक, और ये पूरी सरफेस पानी से क्या होगी, सॉल्वेटेड होगी, और पूरा का पूरी सरफेस पानी में तैरती रहेगी, क्योंकि ये वाटर लविंग है, पानी को अट्रैक्ट करती है, और विद द हेल्प ऑफ वाटर ये सॉल्वेटेड रहेगी। लेकिन अंदर का जो सेंट्रल पार्ट है वो वाटर हेटर है, वो पानी का दूर फेंकता है, वो नॉन पोलर है, वहां पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, बस पानी ऊपर आएगा। अब अंदर कौन जा सकता है, ऑयल जा सकता है। यदि उस पानी में तेल की एक बूंद भी डाल देंगे तो एक बूंद हजारों बूंदों में कन्वर्ट होकर के यह बीच में आकर के ट्रैप हो जाती है, इसके सेंट्रल पार्ट में ऑयल ड्रॉपलेट आकर के ट्रैप हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा गोला इस पानी में तैरता रहेगा, और ऑयल इसके अंदर चली जाएगी। जब पानी को फेंक देते हैं सारा ऑयल इसके सेंटर में जाकर के बाहर हो जाता है, और इस प्रकार से ऑयली सब्सटेंस से कपड़े की सरफेस से दूर हो जाता है। तो मिसल फॉर्मेशन में क्या होगा, देखिए एक हाई कंसंट्रेशन स्टेट आयन कम्स टू क्लोजर, इससे क्या होगा, इसका जो पोलर एंड है, पोलर एंड repel to each other, एक दूसरे को रिपेल करेगा। नॉन पोलर एंड, इसका जो नॉन पोलर एंड है, जो हाइड्रोकार्बन है, ये देखो नॉन पोलर एंड, फील्ड अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन, वन डबल फोर्स के कारण फील्ड अट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, इससे प्रोसेस से क्या होगा कि वेरियस स्टेरेट आयन आर एसोसिएटेड, आपस में जुड़ जाएंगे। तो मेनी स्टेरेट आयंस आर एसोसिएटेड और किस तरह एसोसिएटेड होंगे, कि जो नॉन पोलर है वो तो सेंट्रलाइज हो जाएगा, जो पोलर है वो सरफेस पे हो जाएगा। एसोसिएटेड टू फॉर्म स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर, to form spherical shaped structure। अब इस spherical shaped structure की जो सरफेस है
वो पूरी की पूरी नेगेटिवली चार्ज होती है। फिर नेगेटिव चार्ज सरफेस, ठीक है, विच इज नोन एज मिशेल, इसको बोलते हैं मिशेल, विच इज नोन एज मिशेल। अब जब आप मिशेल का डायग्राम बना लेते हैं, कैसे बनेगा देखो डायग्राम, देखो 2D बोर्ड में इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनने वाला है। बहुत सारे मिशेल, सेंटर की तरफ से इनका हाइड्रोकार्बन है, बातें ना करें, ये देखिए ऐसे, इसको बोलते हैं मिशेल। ये आपके मिशेल फॉर्मेशन, और ये सरफेस नेगेटिवली चार्ज होगी पूरी की पूरी, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पानी में सॉल्वेंटेड रहेगी, ये पानी में सॉल्वेंटेड रहेगी। समझ गया? अब यदि पानी में तो उसको ऑयल मिल जाएगा, तो ऑयल कहाँ जाएगा, रोड किसके सेंट्रल पार्ट, यहाँ पर ऑयल पहुंच जाता है इस जगह पर, ऑयल तो ऑयल सब्सटेंस, और नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि ऑयल पहुंच जाएगा तो और स्टेबल हो जाएगा मिशेल, क्योंकि इसका हाइड्रोकार्बन ऑयल को पकड़ लेगा, ऑयल सोल्यूबल हाइड्रोकार्बन, इसकी जो टेल होती है ना वो ऑयल सोल्यूबल होती है, और हेड वाटर सोल्यूबल होता है। पोलर एंड वाटर सोल्यूबल है, नॉन पोलर एंड ऑयल सोल्यूबल। अब इसका क्लीनिंग एक्शन देखिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन का क्लीनिंग एक्शन क्या है, साबुन कपड़े कैसे साफ करता है। अब पहले देखिए कपड़ों को गंदगी के रूप में होता है क्या है, फिर इसका क्लीनिंग एक्शन समझ में आएगा। देखो कपड़ों में गंदगी के रूप में केवल दो चीजें होती है, एक तो होती है ऑयल और एक होती है डर्ट। अच्छा डर्ट गंदगी नहीं है, पहले कपड़ों पे ऑयल लगता है, कहीं से भी लग जाए, थोड़ा ग्रीस लग गया, खाने का तेल लग गया, पेट्रोल ऑयल लग गया, वैसलीन लग गया, तो पहले कपड़ों के सरफेस के ऊपर ऑयल चिपकता है, इसके बाद डर्ट धूल मिट्टी वगैरह ऑयल से चिपक जाती है। अब यदि कपड़े साफ करने के लिए कपड़े की सतह से ऑयल हटा दिया जाए तो धूल मिट्टी अपने आप हट जाती है, क्योंकि धूल मिट्टी चिपकती नहीं है, वो तो तेल की मदद से चिपकी हुई थी। कोई भी ऑयलिंग सब्सटेंस, चाहे वो खाने का तेल हो या पेट्रोल ऑयल हो या ग्रीस हो या वैसलीन हो, या शरीर में से भी ऑयल निकलता है थोड़ा सा, वो ऑयल हो, कोई भी ऑयलिंग सब्सटेंस होता है वो पहले इसके ऊपर चिपकता है, उसके बाद डर्ट लगती है। अब उस ऑयल को हटाने के लिए ऑयल ही चाहिए, और साबुन के अंदर इसका जो नॉन पोलर हेड है वो ऑयल ही हो, सारे ऑयल हाइड्रोकार्बन ही तो होते हैं, और जिसका पोलर हेड है वो पोलर है, वो वाटर सोल्यूबल है, और जो नॉन पोलर एंड है वो ऑयल सोल्यूबल है। तो जैसे गंदे कपड़ों को साबुन के पानी में रिंस करते हैं हम फोर्सफुली, तो क्या होता है देखिए गंदे कपड़ों में जैसे मान लीजिए क्लॉथ है, अब क्लॉथ के ऊपर ये ऑयल लगा हुआ है, ये क्लॉथ कपड़े की सतह है ये, तो जैसे साबुन के पानी में कपड़े को डुबोते हैं, डुबाने के साथ ही साबुन के पानी के जो स्टेरॉइड आयन होते हैं, वो स्टेरॉइड आयन का जो नॉन पोलर एंड है वो इस ऑयल में डूब जाता है, इस ऑयल को जकड़ लेता है। वो क्यों जकड़ लेता है, क्योंकि वो ऑयल सोल्यूबल है, वो ऑयल को जकड़ लेता है। और जब कपड़े को रगड़ते हैं तो रगड़ने के साथ ही
ये पूरा स्टेराइड का ग्रुप जो ऑयल को यहाँ से हटा देता है, और ये ऑयल कहाँ चल जाएगा, बीच में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, बीच में चल जाएगा। बहुत सारे स्टेराइड इसको पकड़ लेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने से, अब फोर्स लगाने से दो काम हो गए, या तो स्टेराइड ऑयल को छोड़ देंगे या ऑयल को यहाँ से छोड़ा के ले जाएंगे वो। तो इसका नॉन पोलर एंड और ऑयल के बीच में अफेक्शन इतना ज्यादा होता है कि फोर्स लगाने से ये बहुत सारे स्ट्रेट आयन ऑयल को यहाँ से छोड़ा लेते हैं, और छोड़ा के जो नीचे के ऑयल के सरफेस है वहां पर दूसरे स्ट्रेट आयन चिपक जाते हैं और ये वापस एक बड़ा गोला बना लेते हैं जिसके सेंटर में ऑयल चला जाता है और सराउंडिंग पार्ट सॉल्वेटेड हो जाता है पानी के साथ। पानी अंदर तक जा नहीं पाता क्योंकि अंदर का हिस्सा वाटर हेटर है, वाटर को दूर भगाता है वो, और सारा ऑयल मिशन के अंदर जाने का ट्रैप हो जाता है। ऑयल निकलते ही सब से डर्ट यानी कि धूल मिट्टी में निकल जाती है और कपड़ा क्लीन हो जाता है। ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉल्ट, ये साबुन का क्लीनिंग एक्शन। समझ आई बात? चलो देखिए, देखो ऑयलिंग सब्सटेंस एंड डर्ट, oily substances and dirt, oily substances and dirt are present on the surface of cloth, on the surface of cloth. देखो when cloth are rinsed with soap water, when clothes are rinsed with soap water, oily substance removed, oily substance removed with the help of non-polar end of steroid ion, non-polar end, non-polar sera end of steroid ion, and trap central part of the mission. And cloth becomes clean. Becomes clean. कपड़े क्लीन है। समझा की बात? तो ये आपके तो एग्जाम में कई बार क्लीनिंग एक्शन होता है ना डायग्राम के साथ। तो डायग्राम में आपको दो तरह के, जैसे एक तो ये और इसके सेंटर पार्ट पे ऑयल को दर्शा देते हैं, शो कर देते हैं इस तरीके से। और ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉइल और प्रिपरेशन ऑफ कॉलर्स, प्रिपरेशन ऑफ कॉलर्स। कॉलर्स को बना के जैसे इसको यहाँ देखते हैं, देखो प्रिपरेशन ऑफ कॉलर्स। प्रिपरेशन ऑफ कॉलर्स। अब यहाँ देखो कॉलर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखो तो लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं ना, उनको डायरेक्ट मिक्स करके बना देते हैं, उनमें कोई विशेष प्रिपरेशन नहीं है लायोफिलिक के लिए। जैसे पानी में स्टार्च घोल दिया, गोंद मिला दिया, प्रोटीन डाल दिया, एंजाइम डाल दिया। तो लायोफिलिक सॉल्ट आर मेड बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएन, का कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं, स्टेबल होता है। लेकिन जो लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं बस उनके मेथड जो मेथड पढ़ने जाते हैं।
क्योंकि लायोफोबिक सोल आर प्रिपेयर्ड बाय द स्पेसिफिक मेथड। लायोफोबिक सोल में तो ये भी डिपेंड करेगा कि किसका सोल है तो कौन सा मेथड काम पे लेंगे हम। मेटालिक सोल बनाने का अलग मेथड है, किसी इंसोल्युबल साल्ट के सोल को बनाने का अलग मेथड है, हाइड्रोक्साइड के सोल को बनाने का अलग मेथड है। तो जिस प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं इसके लिए वो लायोफोबिक सोल है। समझ आगे बात? हाँ, देखिए सबसे पहले देखो लायोफिलिक सोल और मेड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएनए। Lyophilic soil are made by direct mixing of DP and DN. समझ बात? But lyophobic soils are prepared by specific method. But lyophobic soils are prepared by specific method. अब वो स्पेसिफिक मेथड क्या है देखिए, उन स्पेसिफिक मेथड को हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। देखो पहला है डिस्पर्शन मेथड। पहले मेथड को बोलते हैं डिस्पर्शन मेथड। देखो डिस्पर्शन वर्ड का मतलब होता है पीसना, बारीक पीसना। इससे बड़े पार्टिकल को पीस करके कोलाइडल पार्टिकल में बदल देते। लेकिन जो पीसने की जो प्रक्रिया है ये किसी स्टेबलाइजर की हेल्प से होती है। यहां मैं आपको बता देता हूं, देखो यदि किसी मीडियम में एक जैसे कोलाइडल पार्टिकल है बहुत सारे, ये कभी भी आपस में मिलकर के बड़े हो सकते हैं। अब इनको आपस में मिलने से रोकने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स उस मिक्सचर में डालने होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट के पास आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। उस कैटायन और एनायन में से जो आयन ज्यादा स्ट्रॉन्गली एडसॉर्ब होगा वो कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो जाता है। मान लीजिए एनायन कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो गया तो सभी कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे क्या आ जाएंगे? एनायंस। लेकिन ध्यान रखिए एनायन अलग है, कोलाइडल पार्टिकल अलग है। कोलाइडल पार्टिकल बीच में है और इसकी सरफेस पर छोटे छोटे एनायंस एडसॉर्ब हो गए, स्ट्रॉन्गली एडसॉर्ब हो गए। इससे हर एक कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर इक्वल चार्ज आ गया, तो इनका रिपल्शन होगा और ये रिपल्शन फोर्स ही कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबलाइज रखता है, इनको आपसे मिलने नहीं देता। यदि इस नेगेटिव चार्ज को हटा दें अपन हर एक पार्टिकल के ऊपर से, ये आपस में मिलने लग जाएंगे और मिलकर के बड़े पार्टिकल में बदल जाएंगे। बड़े पार्टिकल का मिक्सचर क्या बनेगा फिर? सस्पेंशन। जैसे फटा हुआ दूध में नींबू डालने से क्या होता है? यही काम होता है, क्योंकि नींबू के रस में जो H+ आयन होते हैं वो मिल्क के इस तरह के एडसॉर्ब नेगेटिव चार्ज आयनों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज होते ही वो मिल्क के जो कोलाइडल पार्टिकल है वो इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं और बड़े थिकर पार्टिकल में बदल जाते हैं और पानी के नीचे वो बैठ जाते हैं और ग्रेविटी से अफेक्टेड होने लग जाते हैं। इसी को कहते हैं दूध का फटना। इसी तरह बारिश भी होती है। हवा में जब तक जो पानी के कोलाइडल पार्टिकल है जब तक वो चार्ज स्टेट में तब तक बारिश नहीं होती, पर नेचुरल प्रोसेसेस उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और पानी के कोलाइडल पार्टिकल मिलकर के बड़ी बूंदों में बदलना शुरू कर देते हैं और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आने शुरू हो जाते हैं। इसी से बारिश होगी। कहते ना बादल फट गए, दूध फटना बादल फटना दोनों एक ही चीज है। दूध फटेगा तो दूध के व्हाइट सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, बादल फटेंगे तो बादलों के लिक्विड पानी नीचे आ जाएगा।
ये फटने की क्रिया बहुत तेजी से होती है, तो बारिश एकदम बड़ी बड़ी ढेर पे ढेर पानी की गिरता है। तो पहाड़ों पर बादल फट गए ना, कभी न्यूज आती है बादल फट गए चमोली में, पिथौरागढ़ में, इतने गांव बह गए। अपने यहाँ नहीं फटते बादल, अपने यहाँ पे बारिश ही होती है, लेकिन कई जगह पर बादल फटता है। तो बादल फटना और न्यूज फटना मतलब एक ही चीज है भाई। दूध में निमोग्रा थोड़ा थोड़ा डालोगे, थोड़ा थोड़ा फटेंगे, पनीर के बारी बारी टुकड़े बनेंगे। ये खूब सारे एक साथ डाल दो, एकदम मोटा लोथड़ा बन जाएगा इसके अंदर में, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर डिस्पर्शन मेथड का मतलब ये होता है, डिस्पर्शन यानी कि पीसना, तोड़ना, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। इससे बड़े पार्टिकल को इससे स्टेबलाइजर के साथ पीसा जाता है। स्टेबलाइजर वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबिलिटी देता है। स्टेबलाइजर के रूप में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ आयंस होते हैं। ऐसा आयन जो स्ट्रॉन्गली इस कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि जब तक ये आयन रहेंगे कोलाइड स्टेबल रहेगा, आयन हट जाएंगे तो कोलाइड अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि वो सस्पेंडेड हो जाएगा, वो कोगुलेट हो जाएगा, तो बड़े पार्टिकल में बदल करके नीचे बैठ जाएगा। तो ये आपके डिस्पर्शन यानी कि तोड़ना पीसना। लेकिन तोड़ने पीसने के प्रोसेस में तीन चीजों का मिक्सचर होता है। नंबर 1 डीपी, नंबर 2 डीएम और नंबर 3 स्टेबलाइजर। बगैर स्टेबलाइजर के कभी कोलाइड नहीं बनता। समझ की बात ये। तो लिखिए डिस्पर्शन मेथड में, देखो बिगर पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स। Bigger particle convert into colloidal particle. ये पीसने की प्रक्रिया चार तरीके से होती है। ये तोड़ने की, पीसने की प्रक्रिया चार तरीके से होती है। नंबर 1 पहला वो कहते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन, मैकेनिकल डिस्पर्जन। जैसे आटा पीसने की चक्की होती है ना, ऐसे कोलाइडल मिल होती है, वो भी चक्की जैसी होती है, और उसमें अपोजिट डायरेक्शन में दो पट्टे घूमते हैं क्योंकि बहुत स्पीड चाहिए। तो एक पट्टा क्लॉकवाइज लेकर एंटी क्लॉकवाइज जिसको रोटेट करता है, उसके बीच में से उस मिक्सचर को गुजार देते हैं। इसमें तीन चीजें होती है, डीपी, डीएम और स्टेबलाइजर, तो कोलाइड में कन्वर्टेड हो जाता है। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन। तो लिखिए, देखो मिक्सचर ऑफ डीपी, डीएम एंड स्टेबलाइजर पास थ्रू द कोलाइडल मिल। मिक्सचर ऑफ डीपी, डीएम एंड स्टेबलाइजर passes through the colloidal mill. देखो मिक्सचर कन्वर्ट इनटू सॉल। क्लियर? अब इसके एग्जांपल देखो, जिस चीज को भी पीसना पॉसिबल है उसको इस मेथड से बनाया जा सकता है। और किसको पीस सकते हैं? जो ब्रिटल नेचर में हो, ब्रिटल, भंगुर हो, ब्रिटल हो, ठीक है ना। जैसे टूथपेस्ट, एग्जांपल लिखो टूथपेस्ट, इसी मेथड से बनते हैं। इंक, जो आपके इंक होते हैं इसी मेथड से बनती है। कलर्स, जो पेंटिंग के कलर्स वगैरह होते हैं वो भी इसी मेथड से बनते हैं, ठीक है। ये आपके मैकेनिकल डिस्पर्शन। चलो ठीक है, बाकी मेथड अभी एक 3 दिन का चलता और बचा हुआ है, मतलब आज के बाद 3 दिन करीब और इसमें लगेंगे। अभी कल तो क्लास लगेगी, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन करते रहना है ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, बहुत छोटी सी शीट है।